गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे पंचुएशन। उसके पहले कुछ बातें आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी पहुंचता है। तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वीडियो पिछले कई दिनों से नहीं डाला था। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास चल रहा था, तो मैंने 18-20 क्लास चल चुका था। ये जिस लास्ट वीडियो वॉइस का था, और उसके बाद मैंने बहुत से प्रैक्टिस वीडियो एग्जाम आने वाले थे तो सोचा आपका प्रैक्टिस सेट करा दे। बहुत सारा आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, तो आप वहां से जाके देख रहे हैं, चैनल मिल जाएगा आपको। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, सभी लगभग सभी विषयों के मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। तो चलते हैं, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है पंचुएशन से। पंचुएशन मतलब विराम चिन्ह। तो बात होती है कि हम पंचुएशन विराम चिन्ह इस वीडियो को आप क्यों देखें। देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखने का कारण है कि आपको बहुत ही क्लास में सर नोट्स लिखवाते हैं, कहीं भी आपको कोई बोलता है कि ये जो हम बोल रहे हैं वो सही सही उतारिए, तो उस बीच में आपको बहुत से विराम चिन्ह नहीं बोला जाता है। जैसे कि कोई बोलता है कि लिखो राम, मोहन, सीता, गीता, तो बीच में वो कॉमा नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको कॉमा बोलना नहीं है। आपको खुद लगाना होता है, सब देख के कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, ये सब चीजें। तो ये चीजें हमें सेंटेंस लिखने में गलतियों से बचाता है और हमें एग्जाम में भी बचाता है। और ये वीडियो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ये शुरू करते हैं पंचुएशन। ये जो विराम चिन्ह है, ये देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं। किसी वाक्य को ठीक ठीक विराम चिन्ह के प्रयोग को पंचुएशन कहा जाता है। देखिए, हम कहीं भी यूज करें विराम चिन्ह और नहीं करते हैं तो हमारा सेंटेंस खराब हो जाता है, हमें पढ़ने में भी दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए फुल स्टॉप ना लगा हो, क्वेश्चन मार्क ना लगा हो और ये सब चीजें ना लगा हो, तो हमें पढ़ने में दिक्कत आता है और लिखने में भी दिक्कत आता है। तो इसकी सहायता से वाक्यों को पढ़ने, बोलने और उनके अर्थ भी समझने में आसानी हो जाती है। अर्थ भी हम आसानी से समझ लेते हैं। तो ये देखिए, इतने सारे पंचुएशन मार्क्स हैं। जैसे कि पहला है कॉमा, जिसका नाम तो आप सुने हैं, पंचुएशन मार्क्स। देखिए, कॉमा ये है, और सेमी कॉलन, इसका नाम अभी कम सुने होंगे या सुने भी होंगे। ये होता है सेमी कॉलन, एक फुल स्टॉप होता है, नीचे कॉमा होता है। ये कॉलन होता है, दो फुल स्टॉप होता है ऊपर नीचे, और एक फुल स्टॉप होता है। इन सभी का यूज हम आगे बताएंगे, कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज करेंगे। ये है क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आपका स्ट्रॉफी एस आता है। स्ट्रॉफी आता है जिसको लगभग हम ज्यादातर स्ट्रॉफी एस यूज करते हैं, बोलते हैं ना बॉयज, तो उसमें तो वाई एस लग जाएगा। अगर कोई कहता है कि राम की गाय, तो राम्स काव, या मेरा और इस तरह से स्ट्रॉफी एस लगाया जाता है। जैसे राम्स स्ट्रॉफी एस, ये इसको स्ट्रॉफी एस बोलते हैं। आगे हम देखेंगे इसके बारे में, बहुत ही डिटेल है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये, और ये ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट होता है दो तरह का, दो है, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट भी होता है। इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। और एक बड़ा वाला होता है, बिग होता है, ये इसको बड़ा वाला बोलते हैं। हाइपन बोलते हैं इसको, एक हाइपन होता है और एक डैश होता है। और लास्ट में आता है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा दो तरह के होते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ये होता है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा दो दो वो होता है। देखिए, दो होता है इन्वर्टेड कॉमा। तो ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा होता है। तो आगे चलते हैं, हम यूज देखते हैं कॉमा का यूज। अब देखिए, कॉमा का यूज हम अधिकतर करते हैं, जैसे कि हमको एक ही तरह के, एक ही नाउन के कई, एक ही नाउन के कई तरह मिल जाए, कई शब्द। जैसे कि यहाँ पे नाउन है, राम है, ये राम है, मोहन है, सुहन है और सुबोध। चार नाउन इस सेंटेंस में है। तो देखिए, तीन को बीच में हम कॉमा लगा के घेर दिए हैं, राम कॉमा मोहन कॉमा सुहन। ये हो गया। लास्ट वाले में हम एंड लगाते हैं, और एंड के पहले कॉमा नहीं लगाते हैं। अधिकतर बच्चे ये गलतियां कर देते हैं, कॉमा अगर लगाएंगे तो एंड के पहले भी कॉमा लगा देते हैं। ये हमारा हो गया एक तरह का
अब देखिए, ये तो नाम था। कोई कई तरह के नाम बोलता है, कि जैसे बोलता है कि राम, मोहन, जैसे अपना नाम ले लीजिए, अपने दोस्तों का नाम ले लीजिए, उनके साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। तो अगर लिखेंगे, बोलने में तो बिना कॉमा का बोलते हैं, लेकिन जब लिखेंगे तो कॉमा लगाना पड़ेगा ना। तो उस तरह अब हम देखते हैं, कोई ये देखिए, पंडित नेहरू सर्व्ड हिज कंट्री हॉनेस्टली, एक हॉनेस्टली है, ट्रूली है, एंड फेथफुली। देखिए, हॉनेस्टी और ट्रूली को एक साथ कॉमा से जोड़ा गया, एंड लास्ट में एंड के साथ ट्रूली एंड फेथफुली। अगर दो चीजें हैं, दो नाम एक जैसा है, तो हम कॉमा नहीं लगाते हैं। दो से अधिक होता है तो दो के बीच में कॉमा लगा देंगे और लास्ट वाले के साथ एंड लगा सकते हैं। सो आगे चलते हैं। जैसे अब कोई भी दो दो वर्ड एक ही बार बोले जाते हैं, जैसे यहाँ पे यूज किया गया गो गो, गो गो, आई डोंट नीड यू। इस तरह के सेंटेंस और बोले जाते हैं, तो दोनों वर्ड जो एक ही जैसे सिमिलर वर्ड है, उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं। जैसे कि ट्राई, ट्राई अगेन, कोई बोलता है ना, जैसे जैसे बोला था ना, कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो। इस तरह के सेंटेंस बोला है, तो और बोले तो जा रहा है तो कोई कॉमा वॉमा नहीं लगा, लेकिन अगर लिखने जा रहे हैं तो हमें तो कॉमा लगाना पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो सकता है। अब देखिए, यस और नो बोलते समय भी, और कोई प्रश्नों का जवाब यस नो में देना है, तो भी हम यस के बाद, नो के बाद हम कॉमा लगाते हैं। किस, यस के बाद, नो के बाद हम कॉमा लगाते हैं। अब देखिए, डेट के बाद, ये डेट लिखा होता है इस तरह का, 24 जून, 24 जून लिखा है, तो जून के बाद हम क्या करें, ईयर के पहले हम कॉमा लगा देते हैं। यहाँ पर भी देखिए, दोनों में लगा हुआ है। तो ये आपका था कॉमा का यूज। हमें उम्मीद है कॉमा आपको समझ में आया, कहाँ कॉमा लगाएंगे। और ये इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी सेम इसी तरह रूल अप्लाई किए जाते हैं। और तो हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं ऐसे। और आगे बढ़ते हैं। सेमी कॉलन, देखिए सेमी कॉलन में क्या यूज है। देखिए, सेमी कॉलन किस तरह का होता है, ये सेमी, इसको हम सेमी कॉलन बोलते हैं। हम अधिकतर सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं जहाँ पे हम कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं, नहीं जोड़े रहते हैं, वहां पे हम सेमी कॉलन से इसको जोड़ सकते हैं। जैसे कम अर्ली एंड गो अर्ली न करके हम कम अर्ली सेमी कॉलन गो अर्ली, जल्दी आओ और जल्दी जाओ। नेक्स्ट है, इसी तरह का और भी मिल जाएंगे, जैसे कि honesty द बेस्ट पॉलिसी सेमीकोलन, इट इंस्पायर्स अस विथ ग्रेटर कॉन्फिडेंस। इसी तरह ये नीचे भी लिखा हुआ, आई लाइक फिश, माय ब्रदर कोमा चिकन, ही रिसीव्ड ए पेन सेमीकोलन, आई ए वॉच। इस तरह का ये क्लाउज को अलग करने में किया भी जाता है इसका। और दो क्लाउज है, क्लाउज आपको और क्लाउज पढ़े हैं तो क्लाउज पता होगा। जैसे कि क्लाउज होता है, दो सेंटेंस है इसमें, दो सेंटेंस, एक ही सेंटेंस है जिसमें दो तरह के क्लाउज जोड़े गए हैं। एक, आई लाइक फिश, माय ब्रदर चिकन। मैं जैसे इसका से मतलब हुआ कि मैं मछली पसंद करता हूँ और मेरा भाई चिकन पसंद करता है। इस सेंटेंस में यही कहा गया है। तो ये दो तरह के क्लाउज इसमें प्रयोग किए गए हैं। तो दोनों क्लाउज को एक साथ जोड़ने के लिए भी सेमीकोलन का यूज किया जाता है। ये है कॉलन। देखिए, कॉलन एक लगभग सूची बनाने के लिए अगर बनाना है तो उसकी शुरुआत में हम लिख सकते हैं, जैसे कि द फॉलोइंग वर्ड आर नाउन्स, और कोई लिख कर फॉलोइंग नाउन्स के बाद सूची बनाना है हमको, तो हम ये इसको देखिए यहाँ पे यूज कर लिए। और सूची बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, कैट, काउ, बॉय, गर्ल, एक्सेट्रा, तो इसका हम कॉलन यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, और हम जैसे कि आई वॉन्ट द फॉलोइंग, अब नीचे कहीं बुक स्टॉल पे जाते हैं और कहते हैं, ये लिस्ट देते हैं और बोलते हैं आई वांट द फॉलोइंग, ये लिस्ट लीजिए और ये नीचे दिए इस लिस्ट में जितने चीजें हैं वो हमको दीजिए। तो देखिए, बुक्स है, पेन्स है, नोटबुक, ये तो हम बोलचाल की भाषा में बोल लेंगे, लेकिन और हमको लिखना होगा, कोई टीचर्स बोलेंगे लिखो, आई आई लिखो आई वांट द फॉलोइंग, तो उसके फॉलोइंग के बाद हमें एक अपने मन से कॉलन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये लगाना पड़ेगा।
नहीं लगाते हैं तो गलती माना जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपको लिखावट में सुधार लाएगी। नेक्स्ट है जैसे कि और डायरेक्ट स्पीच स्पीच अभी स्पीच का वीडियो नहीं आया है, वैसे स्पीच का वीडियो लाएंगे, उसमें भी स्पीच पढ़ेंगे। तो स्पीच में भी हम कोटेशन के पहले हम कॉलन लगाते हैं। कोटेशन होता है ये छोटा कोष्ट, कोष्टक बोलते हैं। कोष्ट के पहले हम क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं कोष्ट के पहले, कोष्ट के इन्वर्टेड कमा, सॉरी ये इन्वर्टेड कमा के पहले हम इसको कोष्टक भी बोलते हैं, ऐसे कोटेशन बोलते हैं, QUOTATION, कोटेशन दोनों, ये दोनों मिलकर कोटेशन होता है। हम कोटेशन भी कोटेशन के पहले लगाते हैं सेमीकोलन। और जैसे कि जैसे कि हम कोई स्टोरी भी पढ़ते हैं या कोई डायलॉग बोलना होता है, कोई डायलॉग बोले हुए हैं, जैसे टीचर है, व्हाट आर यू डूइंग, तो टीचर बोले, अब कोई हम कहानी लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसके पहले कौन बोल रहा है, तो टीचर अभी बोले, तो टीचर लिख देंगे, टीचर टीचर, अब टीचर सेमीकोलन, अब क्या बोले हैं टीचर, तो व्हाट आर यू डूइंग लिख देते हैं, फिर ये नीचे लिख देंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट, अब कॉमा स्टूडेंट क्या बोला यहाँ लिख देंगे, फिर स्टूडेंट के बाद टीचर क्या बोले वो लिख, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर यहाँ लिखा है, फिर उसके बाद स्टूडेंट। इस तरह के जो डायलॉग बोले जाते हैं ना, उस समय हम डायलॉग नाम के बाद जिसका नाम है, आप कहानी की बुक पढ़े होंगे या स्टोरी बुक इंग्लिश में पढ़े होंगे, तो वहां पर लिखा रहता है, तो वहां पर भी हम नाम के बाद हम क्या करते हैं, नाम के बाद कॉलन लगाते हैं। जैसे कि अब रानी को बोलना है तो सर आई एम डूइंग माई माई लेसन, उसी तरह और भी सेंटेंस मिल जाएंगे आपको। अब कोई भी स्टोरी बुक से जितने भी आपको मिल जाएंगे जो जो होंगे, तो सारे आपको कॉलम दिखेंगे। कोई भी नाम लिखा हो ना स्टोरी में कि रोहन, रोहन ने कहा, अब हम इसको पढ़ेंगे, रोहन रोहन कहता है जैसे कि आई इट, आई इट ये लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो बोलेंगे रोहन ने कहा आई इट, मैं खा लिया, या मैं खाना, हाँ मैं खा लिया, या इस तरह का जो भी सेंटेंस वो लिखता है यहाँ पे, तो बोला जाए कि रोहन ने कहा, इसका मतलब रोहन ने कहा इस सेंटेंस को, जो बोल रहा है उसने नहीं कहा जी, ये रोहन ने कहा। अब उसी तरह नाउन, कोई डिफिनीशन, किसी भी चीज का डिफिनीशन किसी चीज का देना है, उसके उसके नाम के बाद हम लिख लेंगे क्या, कॉलन लगा लेंगे, उसको हम लिखेंगे जैसे कि ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, या उस तरह प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन का लिख लेंगे, प्रोनाउन इन द इज द प्लेस ऑफ नाउन। उस तरह कोई भी डिफिनीशन लिखना है तो उसका नाम लिख के कॉलन दे देंगे, और उसके बाद उसका डिफिनीशन शुरू कर देंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमारा कॉलन भी समाप्त हुआ। आगे देखते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप बहुत ही अहम रखता है, क्योंकि हम अधिकतर कॉलन का बहुत कम ही यूज करते हैं, लेकिन फुल स्टॉप का यूज अधिकतर बार करते हैं और गलतियां भी बहुत करते हैं। जैसे टीचर्स बोलते भी हैं कि कुछ बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, लेकिन अच्छे से लिख लेते हैं, लिखते गए, फिर लास्ट में कॉपी चेक हो रहा है तो कहीं लोग फुल स्टॉप तो दिया ही नहीं, सर आप कहेंगे कि आप तो फुल स्टॉप बोले नहीं, क्योंकि फुल स्टॉप तो नहीं ना बोला जाएगा, बहुत सी लाइन बोलते जाएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप आप छोड़ते जाएंगे कि वो तो बोले नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना कहाँ फुल स्टॉप लगेगा। तो जैसे कि अब मेन तो होता है जनरल सेंटेंस में हम अक्सर लास्ट में, जैसे लास्ट सेंटेंस आया वहां पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसका मतलब फुल स्टॉप का हो जाता है कि यहाँ पर कुछ सेकेंड्स या आपके बातों को रोकना है कुछ देर, ठीक है, और जनरली बाकी धीरे बोलना है, कुछ थोड़ा थोड़ा रुक के बोलना, बहुत कम सेकंड रुकना है तो कॉमा लगा देंगे, और ज्यादा देर रुकना है कुछ से तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से भी जाहिर हो जाएगा सर और कुछ बोल दिए और फिर रुक गए, तो हम क्या करेंगे वहां पे फुल स्टॉप लगा लेंगे। जैसे हिंदी में होता है ना, है आ गया तो हम मान लेते हैं चलो यहाँ पे खड़ी पाई लगा देते हैं, है, लेकिन इंग्लिश में तो है नहीं आता है, लास्ट में कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, तो इसलिए इंग्लिश में अलग है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि सेंटेंस कहाँ अंत हो रहा है,
तो अंत जहाँ होगा वहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, और जहाँ शुरू होगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल भी हो जाएगा, या जो भी होगा बोलेंगे तो फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर कैपिटल। इससे दो तरह की गलतियां हमारी बच जाती हैं। एक तो हमारा फुल स्टॉप लगा लेंगे तो वो सही हो जाएगा, और फुल स्टॉप के बाद वाला जो भी लेटर लिखेंगे वो कैपिटल होगा। लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे बिना फुल स्टॉप के, जो भी लिखेंगे कैपिटल से स्मॉल लिखते जाएंगे, कि छोटा लिख रहे हैं बड़ा लिख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से दो गलतियां होने से बच जाएगी। जैसे गो देयर है, एक सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगाया। अब देखिए एब्रीविएशन के समय भी इनिशियल लेटर के साथ हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप देखिए, अब जैसे बीए लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट होता है तो बीए लिखे हैं। अब एमए होगा तो मास्टर ऑफ आर्ट होगा, तो हम एम डॉट ए लिख दिए हैं। अब पूरा तो नाम नहीं लिखे, अब कहीं लिखना है बोले सर बोले लिखो मास्टर ऑफ आर्ट, तो आप लिख देंगे कुछ बस इतना लिख दीजिए एम डॉट ए, वो भी समझ जाएंगे आप भी समझ जाएंगे। अब कहीं कहीं पे आपको दिखा लिखा मिलेगा यूएसए, इसका नाम तो सुना ही होंगे, और तो बताइए यूएसए नाम सुनते ही ये क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और भी बहुत से है, जैसे पीएचडी, पीएचडी का अलग होता है पीएच, एक सेकंड, पी एच और स्टॉप और कैपिटल डी, फुल स्टॉप और डी, पीएचडी। अब एमएलए है एम डॉट एल डॉट ए, इस तरह से हम एब्रिविएशन के समय यूज करते हैं। वीडियो है। अब देखिए एक और भी होता है, जैसे कि हम यूज करते हैं जनवरी, जनवरी पूरा ना लिख जे ए एन लिख देते हैं, फुल स्टॉप लिख देते हैं। नवंबर लिखते हैं एन ओ बी लिख के फुल स्टॉप कर देते हैं। दिसंबर लिखते हैं डी ई सी करके फुल स्टॉप। इस तरह ये भी एब्रिविएशन में आ जाएगा, क्योंकि हम दिसंबर का शॉर्ट नेम लिख रहे हैं, ठीक है। तो आगे और भी जैसे आईएनओ है, जैसे किसी के नाम का भी इनिशियल लेटर आप लिखना चाहते हैं तो उस समय भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आई एन ओझा लिखा, आई एन और ओझा, इनका नाम कुछ और होगा। आई एन का फुल फॉर्म हो इंद्र नारायण ओझा सर है मेरे, और वो तो वो हो जाए इस तरह, और भी कैपिटलाइज करके। और पहला लेटर याद रखे, जो भी लिखे इनिशियल लेटर लिखे वो कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं। और जैसे कि सेंटेंस में हम यूज करते हैं ही इज एन आईएएस, तो आईएएस का तो फुल फॉर्म हम नहीं लिख रहे हैं, तो लिखे तो बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, तो इसलिए हम उसका इनिशियल लेटर का आई करके ए करके एस लिख दिए फुल स्टॉप। और एक बात ध्यान देना है, और आईएएस में देखिए एस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, और सेंटेंस के भी अंत में फुल स्टॉप लगा है। हम यहाँ पे दो फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, सिर्फ एक लगाएंगे। एस वाला लगाए चाहे वो सेंटेंस के कोई एक ही लगाए बस। ये नहीं कि अब देखिए एम ए, यहाँ पर आई एम एन एम ए लिखा हुआ है, तो एम ए यहाँ पर भी और यहाँ पर हम एम ए तो लिखते हैं क्या दोनों के साथ फुल स्टॉप, लेकिन सेंटेंस का फुल स्टॉप होता है, तो हम सिर्फ एक यूज करेंगे एम ए के बाद एक फुल स्टॉप बस। ये भी आपको एक क्लैरिटी मिले। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का फुल स्टॉप के बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का सिंपल सा है कि अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सर बोले या हम बोले या जो भी बोले, और पता चला कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेंटेंस में, तो कुछ नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब वो पता चल जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड लगा होगा या हेल्पिंग वर्ब से पहले स्टार्ट हुआ होगा। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ट्रांसलेशन बनाया सिखाया गया, उसमें वॉइस भी सिखाया गया, उनमें भी आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन सेंटेंस कैसे होते हैं। या तो आपको डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होंगे या हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ होगा। तो आगे हम देखते हैं स्ट्रॉफी। देखिए स्ट्रॉफी का यूज यहाँ पे आई डबल ए लिखा है, आई लिखा है, और आई डबल ए लिखा है मतलब आई विल लिखा है, ठीक है। ये स्ट्रॉफी एस का यूज होता है, स्ट्रॉफी का यूज होता है एस नहीं, स्ट्रॉफी एस अधिकतर वो बोलते बोलते हैं वो उच्चारण हो जाता है स्ट्रॉफी एस, लेकिन स्ट्रॉफी बुलाता है, एस भी लगाया था यहाँ पे स्ट्रॉफी इट्स, तो को लिखना है तो इट्स, तो स्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, स्ट्रॉफी डबल एल लगा हुआ है। अब मैम लिखना है एम एम ए, स्ट्रॉफी ए एम लिख देंगे मैम। क्या देखिए यहाँ कैन नॉट, ये देख रहे हैं ये कांट है, इसको लिखना होता है, और हम कैन और नॉट अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना होता है, ये जो कैन और नॉट होता है दोनों से सटा हुआ होता है।
कैन अलग नॉट अलग नहीं होता है। और उसी तरह डोंट होता है, डिडंट होता है, वांट होता है, वेयर नॉट, वर नॉट, वांट बोलते हैं उसको, वेयर नॉट को उस तरह वाज नॉट, वेयर नॉट सबका यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एस्ट्रॉफी। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज करते हैं? देखिए, हम अधिकतर एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में यूज करते हैं। तो बात आती है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता क्या है? जिसमें आश्चर्य का बोध हो, हर्ष का बोध हो, किसी शोक का बोध हो, ऐसा सेंटेंस में हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा देते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में कोई ना कोई भाव व्यक्त किया गया हो। कैसा सेंटेंस हो ये, इसमें कोई ना कोई भाव किसी तरह का। अब भाव अलग अलग हो सकता है, वो सेंटेंस पढ़कर मालूम चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम सेंटेंस के अंत में या उस भाव जैसा वर्ड है उसके बगल में उस वर्ड के अंत में लगाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये एक भावात्मक सेंटेंस है, भाव रूप है, जिसमें सेंटेंस में कोई ना कोई भाव है। कोई दुख का भाव हो सकता है, कोई सुख का भाव हो सकता है, कोई आश्चर्य का भाव हो सकता है, इस तरह का सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मे गॉड हेल्प यू, तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस लगा हुआ है। उसी तरह व्हाट ए गुड लक, वाह व्हाट ए गुड लक बोलते हैं ना किसी को, तो हिंदी में बात करते हो, इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट ए गुड लक। अब जैसे ओह, इससे पता तो उसका बोलने का तरीका पता चल जाएगा कि ओह ये कैसा वर्ड है। ऐसे ओ लिखे हुए हैं तो कुछ बुझाएगा नहीं। अब लगा कि ओह एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तरह का एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है ये। अब हेलो बोलते हैं, तो हेलो, हाय, हरी, उफ, आलस, व्हाट लक, नॉनसेंस, वेल डन, हाउ ट्रेवल, व्हाट, हाउ इट्स रन्स, इस तरह से वो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होते हैं। और वेल डन, वह शाबाशी देते हैं, वेल डन, इस तरह से सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। विस्मयादि बोधक बोलते हैं इसको। जैसे गेट आउट, आई डोंट वांट टू सी यू अगेन, गेट आउट। जैसे गुस्सा हो कोई बोलता है गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा इधर दिखना मत, आना मत इधर। तो उस तरह से हम इसमें गुस्सा का बोध हुआ है तो पता चलेगा अच्छा इस सेंटेंस में गुस्सा का बोध किया गया है, इस तरह सेंटेंस यूज किया गया। तो जैसे आप कोई किसी को डांटता है, शट अप, आई डोंट वांट टू हियर ए वर्ड, एक भी साउंड, एक भी वर्ड तुम्हारा मैं सुनना नहीं चाहता। इस तरह से हम इसमें भी देखिए शटअप के बाद यहाँ पे लगा ये जो वर्ड है, पता चलेगा कि शटअप जो वर्ड है ये एक्सक्लेमेशन वर्ड यहाँ पे यूज किया है। गेट आउट, बहुत गुस्से में है ये अंकल, तो ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस लगा लेते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस और एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों समझ में आया हो। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी एक ही जैसा होता है। ब्रैकेट, अब ब्रैकेट आता है तो यहाँ पे दो ब्रैकेट हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक बिग ब्रैकेट है। इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये कंप्यूटर की भाषा में आगे मिलेगा आपको, जब हम कंप्यूटर पढ़ाएंगे एबिलिटी स्किल में, तो उस समय पैरेंथेसिस भी बुलाया जाता है इसको, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे यूज कैसे करते हैं। व्हेन आई वेंट टू आगरा, तब आगरा, जब मैं आगरा गया था, तो आगरा कब गया था, तो बहुत समय पहले, कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले। तो आई सॉ द ताजमहल, तो आगरा के बाद यहाँ पर इस सेंटेंस के बाद हम लगा दिए कि जब गया था, समय नहीं दिया गया, कुछ समय पहले। जैसे हम बोलते हैं पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं, बीच में थोड़ा सा बोलते हैं, जानते हो मैं आगरा गया था, कुछ समय पहले आगरा गया था ना, तो मैंने ताजमहल देखा। तो बीच में जो वर्ड कुछ रुक के बोलते हैं तो उसको कोष्ठ में घेर देते हैं। तो देखिए लिखते समय, अब बोलते समय तो हम बोल दिए, ऐसे ही बोल दिए। अब जैसे कि ही प्लेइंग, अब यहाँ क्वेश्चन मिलता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, और कहता है कि लास्ट में दिया गया क्वेश्चन में उसमें से कोई उतार कर लिखिए। तो यहाँ पे उतार लेंगे हम, इज हमारा दिया गया है, इनमें से कोई एक यूज करना है। तो ही डैश प्लेइंग, तो बता दीजिए ही के बाद डैश में क्या आएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बाकी आप ये हम जानते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। हाइपन का यूज क्या देखेंगे, हाइपन,
हाइपन क्या होता है? हाइपन देखिए 21 लिखा हुआ है, और देखिए 21 के बाद 20 इंग्लिश में जब लिखा गया 20-1, 45 40-5। उसी तरह कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव, इस तरह के जो सेंटेंस मिलेंगे, सॉरी वर्ड मिलेंगे, इसको वर्ड में ज़्यादातर वर्ड्स में यूज़ किया जाता है। ये एक वर्ड कनेक्टर के रूप में भी कार्य करता है। वर्ड कनेक्टर जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये इस तरह के वर्ड में भी यूज करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, एक्स सर्विसमैन, इस तरह के में हम हाइपन यूज करते हैं। और भी हाइपन और डैश अलग अलग होते हैं। हाइपन को डैश समझ के यूज कर मत कर दीजिएगा। हाइपन छोटा सा होता है और डैश जो होता है बड़ा होता है, लंबा थोड़ा होता है। ये डैश और इतना बड़ा है तो ये, और डैश बड़ा होगा तो ये होगा, हाइपन थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, छोटा होता ही है हाइपन। अब देखिए डैश के बारे में देखते हैं। अब डैश दो ईयर के बीच लगभग समझ लीजिए टू का और हम कहीं यूज करना है ना टू, तो हम इसका यूज करते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो बीच में यहाँ पर टू लगाएं या डैश लगा दीजिए, सब वही होगा। जैसे कि आपको अब 1970 लिखा है ना, 1970 से लेके 1980 तक, तो बीच में हम डैश लगा देते हैं। ये डैश वर्ड पढ़ेंगे, ये नहीं कि हम इसको हाइपन नहीं पढ़ेंगे, ये डैश हुआ। उसी तरह चैप्टर, अब बोला जाए कि आप इस चैप्टर 1 से लेके 11 तक, चैप्टर 1 से लेके 5 तक याद करके आइए, तो वहाँ थे 1 से लेके 5 यहाँ लिख दिया जाएगा, हो जाएगा आपका 1 से 5, 1 से 6 जो भी, तो यहाँ पर डैश यूज किया गया, न कि हाइपन यूज किया गया। उसी तरह द टीचर सेड डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब देखते हैं इन्वर्टेड कॉमा को। और इसमें कोई भी आपको ऐसा लगे नहीं समझ आया तो ज़रूर कमेंट करें, हम दोबारा के अगले वीडियो में उसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा हम आपको बताए थे, इन्वर्टेड कॉमा 2 तरह के होते हैं, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा और एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे दोनों यूज किया गया है। द वर्ड प्लीज इज ए वेरी यूजफुल साउंड, बहुत ही मददगार होता है। तो इसमें हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएं, और एक सेंटेंस लिखना है तो हम एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएं, बस इतना ही अंतर है। और इस तरह के हम कई जगहों पर इन्वर्टेड कॉमा भी यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो बस इतना ही, और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में इसका लाने वाले हैं, इसका प्रैक्टिस सेट। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, इससे आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट का क्लास चलने लगा है। और सब्सक्राइब के लिए कहा नहीं जाता है दोस्तों, कर दिया जाता है। धन्यवाद।